नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 की समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 की समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक समाजशास्त्र परिचय का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के हम अपने अध्याय 4 को पढ़ रहे हैं। बच्चों, इस अध्याय 4 का नाम है संस्कृति तथा समाजीकरण। तो बच्चों, पिछले भाग में यानी इस अध्याय के पहले भाग में हमने संस्कृति की अवधारणा को जानने का प्रयास किया था। इसकी कई सारी हमने परिभाषाएं देखी थी और जाना था कि कैसे विभिन्न विद्वानों ने संस्कृति को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। और आज इस अध्याय के दूसरे भाग को हम पढ़ने जा रहे हैं और इस दूसरे भाग में हम संस्कृति के आयाम, इनकी चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृति के आयाम। संस्कृति के 3 आयाम प्रचलित हैं। तो संस्कृति के कुल कितने आयाम प्रचलित हैं? 3। पहला है संज्ञानात्मक। इसका संदर्भ हमारे द्वारा देखे या सुने गए को व्यवहार में लाकर उसे अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया के सीखने से है। तो जो संज्ञानात्मक आयाम है संस्कृति का, उसका एक विशेष संदर्भ है, यानी हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, उस देखे और सुने गए को व्यवहार में लेकर आना, यानी वास्तविक व्यवहार में उतारना और उसे अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया सीखना, यानी जो देखा है, सुना है, उसके वास्तविक अर्थ को प्रदान कर पाना और इस पूरी प्रक्रिया को सीखना ही वास्तव में संज्ञानात्मक आयाम से संबंधित है। जैसे अपने मोबाइल फ़ोन की घंटी को पहचानना, तो हम में से कोई भी जिसके पास अपना मोबाइल फ़ोन है वह अपने मोबाइल फ़ोन की घंटी बजते ही उसे पहचान जाता है। इसी प्रकार किसी नेता के कार्टून की पहचान करना। तो हमारे समाज में कई लोग नेता हैं, तो अखबारों में, मैगज़ीन में कई बार कार्टून छपते हैं, तो उस कार्टून को देख कर के और नेता की पहचान करना भी हमारी संस्कृति के संज्ञानात्मक आयाम के तहत ही सम्मिलित होगा। दूसरा आयाम है मानकीय। इसका संबंध आचरण के नियमों से है। अन्य व्यक्तियों के पत्रों को न खोलना, निधन पर अनुष्ठानों का निष्पादन। तो जो मानकीय आयाम है, यह दूसरा आयाम है। इसका संबंध विशेषकर आचरण के नियमों से है, यानी किसी भी समाज में, वहाँ की संस्कृति में आचरण के कुछ विशिष्ट नियम, मानक माने जाते हैं। उदाहरण के रूप पर किसी अन्य व्यक्ति के पत्र को खोलकर न पढ़ना और इसी प्रकार निधन पर विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का निष्पादन करना। तीसरा आयाम है भौतिक आयाम। इसमें भौतिक साधनों के प्रयोग से संभव कोई भी क्रियाकलाप शामिल है। तो भौतिक आयाम जो है संस्कृति का, इसमें भौतिक साधनों के प्रयोग से संभव होता कोई भी क्रियाकलाप शामिल किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हम करते हैं पूरे दिन में और उनमें से कई ऐसे क्रियाकलाप होते हैं या अधिकतर ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिनमें हम किसी न किसी भौतिक साधन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये भौतिक साधनों के प्रयोग से संभव जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं, उन सभी को संस्कृति के भौतिक आयाम में सम्मिलित किया जाता है। भौतिक पदार्थों में उपकरण या यंत्र भी शामिल हैं। तो जितने भी भौतिक पदार्थों की हम बात करते हैं, उनमें विभिन्न उपकरणों को, यंत्रों को भी शामिल किया जाता है। उदाहरणार्थ इसमें इंटरनेट चैटिंग, जमीन पर कोलम बनाने के लिए चावल के आटे का उपयोग शामिल है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें तो इंटरनेट द्वारा चैटिंग भी हमारी भौतिक संस्कृति का ही उदाहरण है और इसी प्रकार ज़मीन पर कोलम बनाने के लिए चावल के आटे का उपयोग करना भी हमारी भौतिक संस्कृति में सम्मिलित है। आपको ऐसा लग सकता है कि भौतिक संस्कृति विशेष रूप में कला के बारे में हमारी समझ संज्ञानात्मक तथा मानकीय क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त किए बिना अधूरी है। बिल्कुल, ये जब आपने तीनों आयामों को जाना तो ये भी आपको लग सकता है कि जो भौतिक संस्कृति है, विशेष रूप से हमारी कला के बारे में जो समझ है, ये संज्ञानात्मक और मानकीय आयामों की जो जानकारी है, इनकी जो समझ है, इसे प्राप्त किए बिना अधूरी ही रहेगी। या इस कला के क्षेत्र में हम तभी आगे बढ़ते हैं या समझ पाते हैं जब हमें किसी विशेष संस्कृति के संज्ञानात्मक और मानकीय क्षेत्रों की जानकारी होती है। यह सही है कि सामाजिक प्रक्रिया के बारे में हमारी विकासशील
विकासशील समझ इन सभी क्षेत्रों की जानकारी से बनेगी। तो यह बात सही है कि यदि हम सामाजिक प्रक्रिया की जो समझ की बात करते हैं और खासकर एक विकासशील समझ कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है वहाँ की संस्कृति में भी परिवर्तन होते हैं, तो संपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया की एक जो विकासशील समझ है वो इन सभी क्षेत्रों में जो भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं उन सभी से बनती है। परंतु हम पाएंगे कि एक समुदाय में जहाँ कुछ लोगों को साक्षरता की संज्ञानात्मक निपुणता प्राप्त है, वहाँ वास्तव में निजी पत्र अन्य व्यक्तियों द्वारा पढ़ा जाना एक नियम सा बन गया है। अब वास्तविक स्थिति में अगर हम देखते हैं तो थोड़े से हमको अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे कि आप पाएंगे ऐसा कोई भी समुदाय जहाँ पर कि कुछ लोगों में संज्ञानात्मक रूप से हम बात करें तो साक्षरता की उनमें निपुणता प्राप्त है, यानी वे साक्षर हैं, वे पढ़ने लिखने में सक्षम हैं, तो वहाँ पर वास्तव में किसी के निजी पत्र का हाथ लगते ही उसे पढ़ लेना ये प्रवृत्ति देखने में आती है। तो निजी पत्रों का दूसरे व्यक्तियों द्वारा पढ़ा जाना एक नियम सा ही है कि किसी भी व्यक्ति के हाथ किसी दूसरे का पत्र लगता है तो वह उसे खोल के पढ़ने लगता है। परंतु जैसा कि हम नीचे पाएंगे इनमें से प्रत्येक क्षेत्र पर अलग अध्ययन महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराता है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर ये पाएंगे कि जो प्रत्येक क्षेत्र है संस्कृति का, इन तीनों क्षेत्रों पर अलग अलग जब अध्ययन किए जाते हैं तो हमें महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है पूर्ण संस्कृति के बारे में। संस्कृति के संज्ञानात्मक पक्ष, तो सबसे पहले संस्कृति के संज्ञानात्मक पक्ष की बात करेंगे। प्रथम पक्ष की हम थोड़ी सी विस्तार में चर्चा करेंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी संस्कृति के संज्ञानात्मक पक्ष की पहचान इसी संस्कृति के भौतिक पक्ष जो कि वास्तविक या दिखाई देने वाले या सुनाई देने वाले हैं तथा इसके मानकीय पक्ष जो कि सुस्पष्ट दिए गए हैं की पहचान करने की तुलना में कठिन होता है। तो बिल्कुल किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वयं की जो संस्कृति है उस संस्कृति के संज्ञानात्मक पक्ष की पहचान करना वास्तव में उसी संस्कृति के भौतिक और मानकीय पक्षों को पहचानने से एक जटिल कार्य या कठिन कार्य प्रतीत होता है। संज्ञान का संबंध समझ से है। अपने वातावरण से प्राप्त होने वाली समझ सूचना का हम कैसे उपयोग करते हैं, तो ये जो संज्ञान शब्द है इसका संबंध ही किससे है, समझ से है। और वास्तव में हमारे वातावरण से जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उनका हम कैसे उपयोग करते हैं यही हमारे संज्ञान को प्रदर्शित करता है। साक्षर समाजों में विचार किताबों तथा दस्तावेजों में दिए होते हैं जो पुस्तकालयों, संस्थाओं या संग्रहालयों में सुरक्षित रखी जाती हैं। यदि हम साक्षर समाजों की बात करें यानी ऐसे सभी समाज जहां पर अधिकतर जो जनसंख्या है वह साक्षर है, तो ऐसे समाजों में जो भी विचार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं वे अक्सर किताबों और दस्तावेजों के रूप में दिए गए होते हैं। और ये किताबें और दस्तावेज पुस्तकालयों में, विभिन्न संस्थाओं में या संग्रहालयों में सुरक्षित रखी जाती हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये विचार पहुंच पाएं। परंतु निरक्षर समाजों में दंत कथाएं या जनश्रुतियाँ याददाश्त में रहती हैं तथा मौखिक रूप में हस्तांतरित की जाती है। तो बिल्कुल यदि साक्षर समाजों के विपरीत हम निरक्षर समाजों की चर्चा करते हैं तो इन निरक्षर समाजों में जो विचार हैं वो दंत कथाओं के माध्यम से, जनश्रुतियों के माध्यम से ही अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। और ये दंत कथाएं या जनश्रुतियाँ जो हैं ये वास्तव में याददाश्त में ही रहती हैं, किसी प्रकार के दस्तावेजों या किताबों में नहीं पाई जाती हैं और मौखिक रूप में ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती हैं। वहाँ मौखिक परंपरा के विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें अनुष्ठानों या उत्सवों के अवसर पर यह सब सुनाने तथा याद रखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऐसे निरक्षर समाजों में मौखिक परंपरा के भी अपने विशेषज्ञ होते हैं और ऐसे विशेषज्ञों को विभिन्न प्रकार के उत्सवों और अनुष्ठानों के दौरान यह सब यानी ये दंत कथाएं और जनश्रुतियाँ सुनाने और याद रखने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आइए विचार करें कि लेखन कैसे कला के उत्पादन तथा उपभोग को प्रभावित कर सकता है। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे इस बारे में कि किस प्रकार जो लेखन है यह कला के उत्पादन और उपभोग को अलग ही तरीके से प्रभावित कर पाता है।
वॉल्टर ओंग ने अपनी प्रभावी पुस्तक ओरैलिटी एंड लिटरेसी में 1971 में हुए एक अध्ययन के बारे में बताया है, जो यह बताता है कि लगभग 3000 विद्यमान भाषाओं से केवल 78 में साहित्य उपलब्ध है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है कि वॉल्टर ओंग नामक समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक ओरैलिटी एंड लिटरेसी में 1971 में हुए एक अध्ययन के बारे में लिखा है, और इस अध्ययन में यह बताया गया है कि कुल विद्यमान लगभग 3000 भाषाओं में से सिर्फ 78 भाषाओं में ही साहित्य उपलब्ध है। यानी 3000 कुल भाषाओं में से सिर्फ और सिर्फ 78 भाषाएं ऐसी हैं जिनमें लिखित रूप में उनका साहित्य उपलब्ध है। ओंग सुझाव देते हैं कि अलिखित सामग्री की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। आगे ओंग ये भी सुझाव देते हैं कि जो अलिखित सामग्री होती है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। इसे याद रखने हेतु आसान बनाने के लिए इसमें शब्दों को बार बार दोहराया जाता है। तो ओंग का मानना है कि जो अलिखित सामग्री है उस अलिखित सामग्री को याद आसानी से किया जा सके, इसके लिए भी कुछ उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे कि शब्दों को बार बार दोहराया जाता है ताकि वह सामग्री आसानी से याद हो पाए। किसी भी अनजानी संस्कृति के लिखित विवरण के पाठकों की तुलना में मौखिक क्रिया को श्रोता आसानी से ग्रहण करता तथा समझता है। तो किसी भी अनजानी संस्कृति की हम बात करें तो उसके लिखित विवरण के जो भी पाठक हैं उनकी तुलना में मौखिक क्रियाओं को कोई भी श्रोता जो होता है वह आसानी से ग्रहण कर पाता है और समझ पाता है। मूल पाठ को जब लिखा जाता है तो वह विस्तारित हो जाती है। यह भी सत्य है कि किसी मूल पाठ को जब लिखित रूप में परिवर्तित किया जाता है तो वह थोड़ा विस्तारित हो जाती है, यानी उसमें जो विचार हैं, जो बातें हैं, वे विस्तारित हो जाती हैं। ऐतिहासिक तौर पर हमारे जैसे समाजों में साक्षरता केवल अधिक सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को ही उपलब्ध हुई है। यदि हम ऐतिहासिक रूप से चर्चा करें तो हमारे जैसे जो समाज है, यानी भारतीय समाज की तरह के जो समाज है, वहाँ पर जो साक्षरता है वो शुरुआत से सिर्फ जो अधिक सुविधा प्राप्त लोग थे उन्हें ही प्राप्त होती आई थी। समाजशास्त्रीय अध्ययनों का प्राय इस बात की खोज से सरोकार रहा है कि जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया हो उनके जीवन के लिए साक्षरता को कैसे प्रासंगिक बनाया जाए। तो विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनों में अक्सर इस बात पर ध्यान दिया गया है कि ऐसे परिवार जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति कभी भी स्कूल ही नहीं गया है, यानी औपचारिक शिक्षा उसने ग्रहण नहीं की है, तो उसके जीवन के लिए साक्षरता किस प्रकार प्रासंगिक हो सकती है, इस बारे में कई अध्ययन किए गए हैं। इससे अप्रत्याशित उत्तर भी प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि एक सब्जी विक्रेता पूछता है कि उसको वर्ण अक्षर जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि वह दिमाग से गणना कर सकता है कि उसके ग्राहकों से क्या देना है। जब इस प्रकार के अध्ययन किए गए तो कई अप्रत्याशित उत्तर, यानी ऐसे उत्तर जिनकी आशा नहीं की गई थी, वे भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि एक सब्जी विक्रेता पूछता है, वह प्रश्न करता है कि उसे वास्तव में वर्ण अक्षर जानने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, क्योंकि वास्तव में अपने कार्य के दौरान उसे अपने ग्राहक को क्या देना है या क्या लेना है, इसकी गणना आसानी से वह अपने दिमाग से कर पाता है, तो उसे वर्ण अक्षरों को जानने की आवश्यकता क्यों है। समकालीन विश्व हमें अत्यधिक रूप से लिखित, श्रव्य एवं दृश्य रिकॉर्ड पर विश्वास करने की छूट देता है। तथापि भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थियों को अभी भी उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान को याद रखने के लिए कहा जाता है और इसे लिखने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। तो आज का जो विश्व है, आज की जो दुनिया है, वहाँ पर हमें अत्यधिक रूप से लिखित, श्रव्य एवं दृश्य रिकॉर्ड पर विश्वास
विश्वास करने को कहा जाता है या इस प्रकार की छूट हमें प्राप्त है। जबकि भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थियों की हम बात करें तो उन्हें आज भी उनके अध्यापकों द्वारा जो भी ज्ञान प्रदान किया जाता है उसे हमेशा याद रखने के लिए ही कहा जाता है। और इसके अलावा खासकर लिखने के लिए उन्हें हतोत्साहित भी किया जाता है, यानी जो अपने गुरुओं से वे ज्ञान प्राप्त करते हैं वे मौखिक रूप में प्राप्त करते हैं, और जो भी उन्होंने सीखा है गुरु उन्हें उन बातों को याद रखने के लिए कहते हैं बजाय लिखित रूप में परिवर्तित करने के। हमें अभी भी इलेक्ट्रॉनिक साधनों, बहुविध माध्यमों, मोबाइल तथा इंटरनेट के प्रभावों की पूरी जानकारी नहीं है। ये भी बिल्कुल एक विचारणीय बात है कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक साधनों, कई प्रकार के माध्यमों, मोबाइल और इंटरनेट आदि के जो प्रभाव हैं इनकी पूरी जानकारी अभी तक हमें नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि ये नई प्रणालियाँ हमारी एकाग्रता की अवधि तथा संज्ञानात्मक संस्कृति पर प्रभाव डालती हैं? तो क्या आप इस प्रकार सोचते हैं या आपको ऐसा लगता है कि ये जो नई प्रणालियां हैं, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, ये सभी हमारी जो एकाग्रता की अवधि है, यानी हम किसी भी प्रकार की घटना पर, किसी विषय वस्तु पर कितनी समय तक एकाग्र बनकर कार्य कर सकते हैं, एकाग्र रहकर कार्य कर सकते हैं, और साथ साथ हमारी संज्ञानात्मक संस्कृति, क्या इन दोनों को प्रभावित करती हैं ये नई जो प्रणालियां हैं? जिस प्रकार से हम बात करते हैं इंटरनेट की या मोबाइल की, तो इनका क्या प्रभाव पड़ा है हमारी संज्ञानात्मक संस्कृति पर? तो आपको इस बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, आप अपने साथियों से चर्चा कर सकते हैं। संस्कृति के मानकीय पक्ष। तो अब संस्कृति के संज्ञानात्मक पक्ष के बाद हम चर्चा करते हैं संस्कृति के मानकीय पक्ष की। मानकीय पक्ष में लोक रीतियाँ, लोकाचार, प्रथाएं, परिपाटियाँ तथा कानून शामिल हैं। तो वास्तव में किसी भी संस्कृति के मानकीय पक्ष की हम बात करें तो इस पक्ष में विभिन्न लोक रीतियाँ, लोकाचार, विभिन्न प्रथाएं, परिपाटियाँ और कानून, ये सभी के सभी सम्मिलित हैं। यह मूल्य या नियम ही हैं जो विभिन्न संदर्भों में सामाजिक व्यवहार को दिशा निर्देश देते हैं। तो वास्तव में जो संस्कृति के मानकीय पक्ष हैं वे एक प्रकार के मूल्य या नियम ही हैं जो विभिन्न संदर्भों में सामाजिक व्यवहार को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। सामाजिकरण के परिणाम स्वरूप हम प्राय सामाजिक मानकों का अनुसरण करते हैं क्योंकि हम वैसा करने के आदि होते हैं। तो हम सभी समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं और इस कारण से यानी समाजीकरण के फलस्वरूप ही हम अक्सर सामाजिक मानकों का पालन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, और इसका कारण सिर्फ इतना सा है क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं। सभी सामाजिक मानकों के साथ स्वीकृतियाँ होती हैं जो कि अनुरूपता को बढ़ावा देती है। तो किसी भी समाज विशेष में जो भी सामाजिक मानक होते हैं उनके साथ स्वीकृतियाँ होती हैं और ये अनुरूपता को बढ़ावा देती हैं, यानी उस समाज विशेष में जो लोगों का व्यवहार है उसमें अनुरूपता को बढ़ाती है। मानदंड अस्पष्ट नियम है जबकि कानून स्पष्ट नियम है। तो हमारे मानकीय संस्कृति के संदर्भ में हम ये याद रखें कि हमारी संस्कृति में जो मानदंड हैं वे अस्पष्ट नियम हैं, लेकिन कानून जो है वो बिल्कुल स्पष्ट नियमों के रूप में है। फ्रेंच समाजशास्त्री पियरे बोर्दियू ने हमें याद दिलाया है कि जब हम किसी अन्य संस्कृति के मानकों को जानने का प्रयास करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उनमें कुछ अस्पष्ट आपसी समझ होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो फ्रेंच समाजशास्त्री पियरे बोर्दियू हैं उन्होंने ये याद दिलाया, ये बताया कि जब भी हम किसी अन्य संस्कृति के मानकों को जानने का प्रयास करते हैं तो इस दौरान हमें यह याद रखना चाहिए कि उनमें कुछ अस्पष्ट आपसी समझ जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति उसे दी गई किसी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करना चाहता है तो उसे उसी तत्परता से वापसी उपहार नहीं देना चाहिए, अन्यथा ऐसा दिखाई देगा कि वह मित्रवत व्यवहार के स्थान पर अपना ऋण अदा कर रहा है। तो इसका एक उदाहरण है
कि किस प्रकार कुछ अस्पष्ट नियमों में आपसी संबंध विभिन्न संस्कृतियों में देखने को मिलता है कि यदि कोई भी व्यक्ति उसे जो उपहार दिया गया है उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता है और उस कारण से वह यदि बहुत तत्परता से वापसी उपहार देता है तो यह एक अस्पष्ट नियम है कि उसे बहुत तत्परता से वापसी उपहार नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह मित्रवत व्यवहार ना करके वास्तव में वह सिर्फ अपना ऋण अदा करने का प्रयास कर रहा है। कानून सरकार द्वारा नियम या सिद्धांत के रूप में परिभाषित औपचारिक स्वीकृति है जिसका पालन नागरिकों को अवश्य करना चाहिए। यदि हम कानून की बात करें तो बिल्कुल कानून जो है सरकार द्वारा नियमों या सिद्धांतों के रूप में परिभाषित किए गए एक औपचारिक स्वीकृति के रूप में होते हैं और इनका पालन नागरिकों को अवश्य करना होता है। तो ये औपचारिक होते हैं और अक्सर इनका पालन आवश्यक समझा जाता है। कानून स्पष्ट होते हैं, ये पूरे समाज पर लागू होते हैं तथा कानूनों का उल्लंघन करने पर जुर्माना तथा सजा हो सकती है। तो कानून वास्तव में स्पष्ट होते हैं और ये पूरे समाज पर लागू होते हैं, यानी किसी भी समाज के सभी लोगों पर बराबरी से लागू होते हैं और कानूनों का उल्लंघन करने पर सज़ा हो सकती है या जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। यदि आपके घर में बच्चों को सूर्यास्त के बाद घर से बाहर रहने की अनुमति नहीं है तो यह एक मानक है। तो बिल्कुल यदि ऐसा नियम आप में से किसी के घर में है या हम मानते हैं कि यदि ऐसा नियम एक घर में है जिसमें कि बच्चों को सूर्यास्त के बाद में घर से बाहर निकलने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है तो यह क्या है? यह एक मानक है। यह केवल आपके परिवार के लिए है तथा सभी परिवारों पर लागू नहीं हो सकता। तो बिल्कुल यह केवल उस विशेष परिवार के लिए है जहां इसे स्वीकारा जाता है। इस प्रकार का मानक सभी परिवारों पर लागू नहीं हो सकता। हालांकि यदि आपको किसी दूसरे के घर से सोने की चेन चुराते हुए पकड़ा जाए तो आपने सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत निजी संपत्ति के कानून का उल्लंघन किया है तथा इसके लिए आपको जांच के बाद सज़ा के रूप में जेल भेजा जा सकता है। तो बिल्कुल ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि एक दूसरा उदाहरण हम लें कि आपको किसी दूसरे के घर से सोने की चेन चुराते हुए पकड़ा जाए या किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के घर से सोने की चेन चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो वास्तव में उस व्यक्ति ने सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत जो निजी संपत्ति का कानून है उसका उल्लंघन किया है। यानी यह उस व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति है और अगर आप चोरी कर रहे हो तो यह कानून का उल्लंघन है और इसके लिए आपकी जांच की जाएगी और जांच के बाद में सज़ा के रूप में आपको जेल भेजा जा सकता है या जिस व्यक्ति ने यह कार्य किया है उसे सज़ा के रूप में जेल भेजा जा सकता है। कानून जो राज्य की सत्ता से बनते हैं वे स्वीकार्य व्यवहार की सबसे अधिक औपचारिक परिभाषा हैं। तो वास्तव में कानून राज्य की सत्ता से बनते हैं और ये कानून ही किसी भी समाज में स्वीकार्य व्यवहार की सबसे ज़्यादा औपचारिक परिभाषा प्रदर्शित करते हैं। जहाँ विभिन्न स्कूल विद्यार्थियों के लिए विभिन्न मानक बनाते हैं वही कानून उन सभी पर लागू होता है जो राज्य की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो जहां हम विभिन्न प्रकार के स्कूलों की बात करें तो वहां विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रकार के मानक बनाए जाते हैं लेकिन कानून उन सभी लोगों पर या संस्थाओं पर लागू होता है जो राज्य की सत्ता को स्वीकार करते हैं, यानी राज्य की सत्ता अपने ऊपर स्वीकार करते हैं। कानून के विपरीत मानक परिस्थिति अनुसार बदल सकते हैं। तो ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि कानून जहाँ सभी पर लागू होते हैं वहीं कानून के विपरीत यदि हम मानकों की बात करें तो ये कई बार परिस्थिति के अनुसार बदल भी सकते हैं। समाज के प्रभुत्वशाली हिस्से प्रभुता वाले मानक लागू करते हैं। अक्सर ये मानक भेदभावपूर्ण होते हैं। तो समाज के जो भी प्रभुत्वशाली हिस्से हैं या
ऐसे लोग जिनके पास प्रभुत्व होता है किसी समाज विशेष में, वे प्रभुता वाले मानक लागू करते हैं, यानी वे अपनी पसंद से कुछ प्रभुता के मानक लागू करते हैं और अक्सर ये मानक भेदभावपूर्ण होते हैं, यानी सभी पर समान रूप से लागू नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे मानक जो दलितों को समान कुएं या यहाँ तक कि पानी के समान स्रोत से पानी पीने की या औरतों को सार्वजनिक स्थानों पर स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की अनुमति नहीं देते हैं। इस प्रकार के मानकों के उदाहरण कुछ हैं, जैसे कि ऐसे मानक जो दलितों को किसी समान कुएं से या यहाँ तक कि पानी के समान स्रोत से पानी पीने की अनुमति नहीं देते हैं और इसी प्रकार औरतों को, महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से घूमने की अनुमति नहीं देते। तो ये कुछ विशेष मानकों का उदाहरण हुआ जो कि विभिन्न लोगों पर अलग अलग प्रकार से लागू होते हैं, उनकी परिस्थिति के अनुसार लागू होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं संस्कृति के भौतिक पक्ष की। भौतिक पक्ष औजारों, तकनीकों, यंत्रों, भवनों तथा यातायात के साधनों के साथ साथ उत्पादन तथा संप्रेषण के उपकरणों से संदर्भित है। तो किसी भी संस्कृति के भौतिक पक्ष की हम बात करें तो यह भौतिक पक्ष विभिन्न औजारों, उपकरणों, तकनीकों, यंत्रों, भवनों, यातायात के विभिन्न साधनों और उसके साथ साथ उत्पादन और संप्रेषण के जो अलग अलग उपकरण विकसित होते हैं उन सभी से संदर्भ रखता है। नगरीय क्षेत्रों में चालित फोन, वादक यंत्रों, कारों तथा बसों, एटीएम, स्वतः गणक मशीनों, रेफ्रिजरेटरों तथा संगणकों का दैनिक जीवन में व्यापक प्रयोग तकनीक पर निर्भरता को दर्शाता है। तो बिल्कुल नगरीय क्षेत्रों में और यहाँ तक कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी हद तक इन सभी का उपयोग किया जाता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, विभिन्न वादक यंत्र, कार, बस, एटीएम यानी स्वतः गणक मशीन, रेफ्रिजरेटर, इसके अलावा संगणक, इन सभी का दैनिक जीवन में बहुतायत उपयोग हमको देखने को मिलता है और यह व्यापक रूप से हमारी तकनीक पर जो निर्भरता हो गई है उसी को प्रदर्शित करता है। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांजिस्टर, रेडियो का प्रयोग या उत्पादन बढ़ाने के लिए, सिंचाई के लिए ज़मीन के नीचे से पानी ऊपर उठाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर पंपों का प्रयोग तकनीकी उपकरणों को अपनाए जाने को दर्शाता है। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर, रेडियो का जो उपयोग है वो, और उसके अलावा उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई के दौरान जो ज़मीन के नीचे से पानी निकाला जाता है उसके लिए, पानी को ज़मीन से ऊपर की तरफ लाने के लिए इलेक्ट्रिक जो मोटर पंपों का प्रयोग है, यह भी विभिन्न तकनीकी उपकरणों के उपयोग को प्रदर्शित करता है या तकनीक पर हमारी निर्भरता को प्रदर्शित करता है। सारांश में संस्कृति के दो सैद्धांतिक आयाम हैं, भौतिक तथा अभौतिक। तो ये जो सारी चर्चा हमने की इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि संस्कृति के वास्तव में दो सैद्धांतिक आयाम हैं, भौतिक आयाम तथा अभौतिक आयाम। जहां संज्ञानात्मक तथा मानकीय पक्ष अभौतिक हैं, वहीं भौतिक आयाम उत्पादन बढ़ाने तथा जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि जो संज्ञानात्मक और मानकीय पक्ष हैं ये दोनों सैद्धांतिक रूप से अभौतिक पक्ष में सम्मिलित किए जा सकते हैं। वहीं यदि हम भौतिक आयाम की चर्चा करते हैं तो यह उत्पादन बढ़ाने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए महत्व रखता है। संस्कृति के एकीकृत कार्यों हेतु भौतिक तथा अभौतिक आयामों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। तो किसी भी संस्कृति विशेष में एकीकृत कार्य हेतु क्या होना चाहिए? भौतिक और अभौतिक दोनों सैद्धांतिक आयामों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। यानी जिस प्रकार भौतिक संस्कृति में बदलाव आ रहे हों उसी प्रकार अभौतिक आयामों में भी बदलाव होने चाहिए। परंतु जब भौतिक या तकनीकी आयाम तेजी से बदलते हैं तो मूल्यों तथा मानकों की दृष्टि से अभौतिक पक्ष पिछड़ सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना है
कि जब भौतिक और तकनीकी आयाम किसी भी समाज विशेष में वहाँ की संस्कृति में तेज़ी से परिवर्तित होते हैं, उनमें बहुत तेज़ बदलाव हो रहा होता है, तभी मूल्यों और मानकों की जो बदलने की गति है, दर है, वो उतनी तीव्र नहीं होती है। और इस कारण से जो अभौतिक पक्ष हैं यानी उसी संस्कृति के मूल्य और मानक जो हैं वे पिछड़ जाते हैं, यानी भौतिक पक्ष की तुलना में काफ़ी धीमी गति से परिवर्तित होते हैं। इससे संस्कृति के पिछड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको संस्कृति का पिछड़ना या कल्चरल लैग कहा जाता है। तो ये संस्कृति के पिछड़ने की स्थिति कई समाजों में हमें देखने को मिलती है, जब अभौतिक आयाम तकनीकी विकास के साथ तालमेल बैठाने में असक्षम हो। वास्तव में संस्कृति का पिछड़ापन जो है वो किस स्थिति को प्रदर्शित करता है, तो ऐसी स्थिति जब जो संस्कृति के अभौतिक आयाम होते हैं वे भौतिक आयाम या तकनीकी विकास की जो गति है उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, उसकी तुलना में काफ़ी धीमी गति से परिवर्तित होते हैं। तो बच्चों, आज के इस भाग में हमने संस्कृति के तीनों मुख्य आयामों की चर्चा कर ली है। तो आशा है आप सभी को ये तीनों आयाम अच्छे से समझ में आए होंगे। हम हमारे इस अध्याय को हमारे अगले भाग में भी पढ़ना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।